नमस्कार, वीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी मावर। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है। बिहार चुनाव के पहले चरण का रण सज चुका है और तमाम प्रत्याशी अब देखिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। मतदान शुरू हो चुका है और अब सबकी नजर इस बात पे है कि किस तरीके से जो बिहार की मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब घरों से निकल चुके हैं। किन विषयों को लेकर के अब वो जाने वाले हैं चुनावी रण में, ये अब देखने वाली बात होगी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का रण सज चुका है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और 3,75,00,000 से अधिक मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे और इनमें 122 महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। और इस चरण की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि नीतीश मंत्री परिषद में शामिल करीब आधे मंत्रियों के परफॉर्मेंस की परीक्षा इसी फेज में होनी है। और पहले चरण का देखिए, पहले फेज का चुनाव राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का सीधा टकराव का सियासी सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए बिहार के इस रण में आपको बता देते हैं कि किन जिलों में पहले चरण में मतदान हो रखे हैं। तो बता दें कि पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा, ये जिले ऐसे हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हो रखे हैं। और सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है और भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जिले ऐसे हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं और मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदाताओं के लिए की गई है। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, ये जिले ऐसे हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हो रखे हैं। सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, ये तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं पहले चरण में। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, ये सभी पहले चरण में शामिल है। आपको बता दें कि सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, ये तमाम जगह ऐसी है जहां पर मतदान पहले चरण में किए जा रहे हैं और सुबह से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बात की जाए तो अपने अपने जो वोट है वो डाल रखे हैं। और पहले फेज में वोटर्स कितने हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, 3,75,03,302 मतदाता हैं और इनमें जो पुरुष की संख्या है वो 1,98,35,325 और महिला की 1,76,77,219 है, जबकि थर्ड जेंडर की संख्या 758 है जो कि पहले फेज में वोट करने वाले हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है वो 7,37,000 से ज्यादा है, जबकि 60 साल से ज्यादा के मतदाता 50,06,000 से अधिक हैं। और देखिए, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वोटर्स अपने घरों से निकल चुके हैं और मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में जो वोटर्स की यहां पर जानकारी है वो भी आप तक हम पहुंचा दें। 3,75,13,302 ऐसे कुल मतदाता हैं जो कि वोट करने वाले हैं पहले चरण में, क्योंकि पहले चरण में देखिए 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में 3,75,13,302 ये वो मतदाता हैं जो ये तय करने वाले हैं कि विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है और उन्हीं को ये चुन करके भेजने वाले हैं। और मतदाता कितने हैं इसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और चलिए इसी में आपको ये भी बता देते हैं कि पहले चरण में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। तो देखिए, एनडीए के घटक दल
जेडीयू के 57 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं बीजेपी ने 48 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में बीजेपी ने 48 उम्मीदवार उतारे, लोक जनशक्ति पार्टी ने 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे। आपको बता दें कि एक अन्य सीट मढ़ौरा में लोक जनशक्ति पार्टी की सीमा सिंह का नामांकन रद्द किया गया। एनडीए का मढ़ौरा से अंकित कुमार को समर्थन है, ऐसे में अंकित कुमार को मैदान में उतारा गया। महागठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो आरजेडी ने 71 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने मात्र 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पहले चरण की हम बात कर रहे हैं, जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इसके साथ ही भाकपा ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। भाकपा और आईआईपी ने 3-3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने 118 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। बता दें कि एनडीए के घटक दल जेडीयू के 57 उम्मीदवार मैदान में हैं। और देखिए, दरभंगा प्रमंडल की 4 हॉट सीटें हैं और ये हॉट सीटें क्यों हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, दरभंगा की वो 4 सीटें, जीवेश कुमार और साथ ही ऋषि मिश्रा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जाले में देखिए इनके बीच में यहां पर सीधा मुकाबला है। दरभंगा के अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर जो कि देखिए लोक गायिका भी हैं, उनका विनोद मिश्रा से सीधे तौर पर टक्कर है जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और संजय सरावगी दरभंगा नगर में देखिए उनका आरके मिश्रा के साथ में सीधा मुकाबला है। आरके मिश्रा देखिए जो कि जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और मदन सहनी का सीधा मुकाबला भोला यादव से है जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और बिहार के बहादुरपुर में देखिए ये मुकाबला होने वाला है और इसलिए ही ये बेहद खास हो जाता है। ये दरभंगा की 4 हॉट सीटें मानी जा रही है, यानी कि इन सीटों पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, सबसे ज्यादा चर्चित देखिए ये सीटें हैं जिनको लेकर हम आपको बता रहे हैं। और संजय सरावगी का सीधे तौर पे मुकाबला जन स्वराज के आरके मिश्रा के साथ में है, जबकि मदन सहनी जो कि देखिए उम्मीदवार भी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए का समर्थन है और भोला यादव से इनका सीधे तौर पे मुकाबला है। तो देखिए, ये आपने सारी चीजें देखी बिहार के रण को लेकर के और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रीति उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और डॉक्टर वाणी आलूवालिया हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। वाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और राजीव कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर वाणी जी आपका, क्योंकि 20 साल से अधिक बिहार में एनडीए सरकार को हो गए हैं और ऐसे में विकास की बात, विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में। और विकास की अगर बात करें तो 20 साल से अधिक पार्टी को हो गए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के जनता को आप आकर्षित कर रखे हैं? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वाणी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा जुड़े रही। हुए हैं जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को एक विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मतदान करना हमारा स्वभाव भी होना चाहिए और ये हमारा हक भी है। सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान। सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, बिहार में संकल्पित है बिहार के विकास के लिए। और विकास के जो पैमाने हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ज्ञान की जो हमारी परिभाषा है, यानी कि गरीब, युवा, जो अन्नदाता है और नारी शक्ति है, इनको सशक्त कर ये मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए। और इसी के निमित्त हमने देखा है कि 20 वर्षों में पहले नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया है लॉ एंड ऑर्डर और डबल इंजन की सरकार ने फिर इसको आगे काम को लेके गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ठोस कदम उठाए हैं।
बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार आपने कही है, लेकिन लोग यहाँ पर आज भी बिहार में विकास के लिए तरस रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो जिस तरह से बिहार में विकास होना चाहिए था, जिस गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। वाणी जी, ये मैं आपके स्टेटमेंट से बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने पिछले 11 वर्षों में 7 करोड़ मैन आवर्स, जो रोजगार के घंटे गिने जाते हैं, 7 करोड़ से अधिक वो है। हमने पिछले 11 वर्षों में जो विकास के पैमाने वहां पर स्थापित किए हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुझे लगता है एक ये आंदोलन ही नहीं था, ये एक आंधी थी वहां बिहार के लिए, क्योंकि जहां बिहार को वंचित रखा गया था, जहां बिहार के युवा, जो एक बहुत इंटेलिजेंट क्लस्टर है युवाओं का, उनको वंचित रखा गया था, उनके भविष्य को अंधकार में रखा गया था। अब जाकर न्याय का जो एक मुख्य धारा में उनको लाने का जो काम हो रहा है, तो पीएम में वाणी जी देखिए, जो आप कह रही है विकास जाहिर तौर पे हुआ है, और यदि आप उसकी तुलना आरजेडी की सरकार से करेंगे, उन 15 सालों से तुलना करेंगे, तो जाहिर तौर पे कुछ लोग मानेंगे कि विकास हुआ है। लेकिन अभी भी यदि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर में जाके रोजगार की तलाश करनी पड़ती है, और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार चुनाव में हर एक मतदाता यह कह रहा है कि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि देखिए आरजेडी की तरफ से यह घोषणा किया गया कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जेडीयू की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हम रोजगार देंगे। आरजेडी, आप एक पत्रकार हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप एक आंकलन लगा सकते हैं कि आरजेडी ने अगर खोखले वादे किए हैं तो क्या अर्थशास्त्री को पूछिए कि क्या वो वायदे, उनमें कुछ ठोस कुछ कदम हैं, क्योंकि सत्य तो ये है नौकरियां देनी है, नौकरियां मिलेंगी तो पलायन रुकेगा, और उसके लिए पहले उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से खड़ा होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने वचनबद्ध तरीके से अपने कदम उठाए हैं और उनके जो ठोस नींव हैं वो भी रखी हैं। कुछ उदाहरण जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रही है कि आपने खोखले वादे किए हैं, यानी कि हर घर सरकारी नौकरी को लेकर के जो महागठबंधन ने दावा किया है, जो वादा किया है, उसको एक खोखला वादा बता रही है। देखिए, हम सुन रहे हैं तब से भाजपा की प्रवक्ता जो बोल रही है, सबसे पहले तो वो ये भूल रही हैं कि पिछले 20 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी गठबंधन में वही है। तो ये जब भी कुछ बोल रही है तो इन्हें खुद शर्म भी थोड़ी सी आनी चाहिए कि आखिर ये बात क्या कर रही है। बिहार में अगर ये बता रही है कि बहुत ग्रोथ हुआ है, बहुत, तो क्या जो मर्डर हो रहे हैं आए दिन गए दिन, सबसे पहले तो क्या उससे ये बताना चाह रही हैं कि बिहार ने बहुत डेवलपमेंट किया है क्राइम में, या कि पलायन जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है? और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कोविड में हम लोगों ने देखा कि बिहार में पलायन की वास्तविक स्थिति क्या है। तो जो हर एक वहां की हर घर, और चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, हर घर में एक पलायन किया हुआ व्यक्ति, एक परिवार पूरा टूटा हुआ वहां पर है। और वहां की महिलाएं, आप अगर वहां के लोकगीत सुनेंगे तो लोकगीत में अब आ गया है इस तरह के गायन कि जिसमें पलायन का दर्द महिलाओं का महसूस होता है। हम लोग छठ के समय खास करके ट्रेनों की जो स्थिति देखते हैं, अच्छा इस बार इतने बड़े बड़े दावे, 12,000 ट्रेन का जुमला फिर से फेंका गया ब्राजीलियन जनता पार्टी द्वारा, और हम लोगों ने देख लिया कि वास्तविक स्थिति क्या थी। तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, खाली फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, छलावा करते हैं, मगर बिहार देखिए, अच्छी बात है कि आज वोट डल रहा है, मगर वरिष्ठ पत्रकार का मैं रुख करूंगी। राजीव जी, हम बात करें विकास की, तो विकास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके साथ ही यहाँ पर कानून व्यवस्था की भी बात की गई। क्या कहेंगे बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर? जी मैं बताते चलो कि हम लोग तो एक एनालिसिस करते हैं। हम दोनों पार्टी की मैडमों का बात मैं सुन रहा था, बीजेपी के और आयल से जो बता रहे थे। लेकिन देखिए, जो यहाँ की जनता है बिहार की, एक बात तो बताऊं कि वे जो यहाँ से पलायन और रोजगार, ये दो चीज से विगत मतलब 50 वर्षों से झेल रही है, जो भी पार्टियां आती गई जाती गई। लेकिन रोजगार का अभाव यहाँ पर रहा, जिस कारण की अन्य राज्यों में लोगों को रोजगार खोजने के लिए जाना पड़ा। आप आज भी देखेंगे गांव में की स्थिति ये है
कि उसमें 35% घरों में ताले लगे हुए हैं। इनके वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वहां कोई वोटर नहीं है, मैं आपको बता दूं सच्चाई। अब उसको ये लोग कैसे मैनेज करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गांव-गांव की स्थिति है कि करीब 30% गांव खाली हो चुके हैं और राजीव उनके जी, सारे देखिए पलायन एक बड़ा जो मुद्दा है और जिस तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं ना कहीं सवाल इसको लेकर भी आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे थे, विपक्ष को लेकर के उठाए जा रहे थे कि छठ महापर्व के एक सप्ताह के बाद में मतदान हो रहा है, ऐसे में जो भी लोग बाहर से आए हैं वो चले जाएंगे। जबकि आज मैं सुन रहा था कि किस तरीके से जेडीयू की तरफ से देख रहे थे कि ललन सिंह ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब कम से कम हमारी सरकार है, हमारी सरकार में लोग बाहर से आ पा रहे हैं। जब आरजेडी की सरकार थी तो लोग बाहर से आते ही नहीं थे, बिहार की स्थिति ऐसी थी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो मतदाता या फिर जो छठ मनाने के लिए छठ व्रती आए थे वो अभी भी बिहार में रुके होंगे या वो जा चुके हैं? वोटिंग पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए ये जो चीज है ये दोनों पार्टियां प्रयास में है कि वहां पर लोगों को रोका जाए, वोट दिलवाया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जो अभी हाल में नीतीश जी ने एक वहां पर ये करवाया था वहां पर, जिसमें कि आबादियों पर इन्होंने हर कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण और ST SC, तो अगर उसको आप देखेंगे तो वहां की अभी जो वर्तमान स्थिति है 2 वोटरों पर ज्यादा केंद्रित हो गई है, एक SC ST और मुस्लिम, क्योंकि इन दोनों की आबादी बिहार में अभी सबसे ज्यादा है। और जितने आप स्वर्ण वर्ग देखेंगे जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला जो आते हैं कास्ट समाज से, ये सभी मोटा मोटी वहां से बहुत हद तक पलायन कर गए, जिस कारण वहां की जो अभी जो वोटिंग हो रही है वह आप वहां पर देखेंगे मुस्लिम का लगभग 17.5%, ST ST लगभग 21%। तो आप देख लें दोनों मिला के तो लगभग आपको 40% के आसपास से भी ये 2 कौम है, ठीक है। और 40-60% में आपके ये अनदर, राजपूत, भूमिहार ये आ रहे हैं। तो इनकी स्थिति वहां से पलायन हो चुकी है बहुत हद तक। ठीक है, और मुझे लगता है इसका जवाब वाणी जी को देना चाहिए। वाणी जी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि देखिए पलायन तो वास्तविक स्थिति है, और यही बात आपको प्रीति जी भी कह रही थी जब आपने उसे टोक दिया कि वाकई में लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। और आपके सामने एक बड़ा सवाल यह है, बड़ी चुनौती यह है कि 20 साल और जिसमें 18 साल तो एनडीए की सरकार रही है बिहार में, तो ऐसे में पलायन को रोकने के लिए आपने क्या कुछ ठोस कदम आप उठाए? आपने मुझे मेरा वाक्य तब पूरा नहीं करने दिया। मेरा निवेदन है कि अगर मैं कोई पक्ष रखूं तो मुझे पूरी बात कहने की यहाँ पर जगह मिले। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में मैंने पहले ही बताया है कि नीतीश कुमार जी ने पहले लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सुनिश्चित कार्य किए हैं। अभी जो मेरी काबिल बहन मर्डर्स की और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर रही थी, तो बहन जी मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डबल इंजन की सरकार है, और किसी का भाई भतीजा या बेटा होने से आप मर्डर कर दें तो आप छूट नहीं सकते, पुलिस एक्शन लेती है, आप कानून के दायरे में होते हैं और आपको उस दायरे में होने से अरेस्ट किया जाता है या जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है। मैं आपको ये भी दिला दूं मेरी काबिल वक्ता कि आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने लालू यादव, देखिए या तो आप मुझे बोलने दें या फिर ये सार्थक चर्चा नहीं होगी। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रही हैं, अनंत सिंह का नाम नहीं लेना चाह रही है, छुप रही है, दब रही है, बात को घुमा रही है कि सार्थक चर्चा हो तो मुझे बोलने दे, समय की बात रखिए। ठीक है, ठीक है प्रीति जी, लौटेंगे आपके पास में। एक बार सुन लेते हैं प्रीति जी, सुन लेते हैं एक बार, पहले सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं एक बार वाणी जी को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास लौटेंगे। मनमोहन सिंह एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उस ऑर्डिनेंस में लालू यादव को कैसे एक सुरक्षा का अमली जामला पे लाना था, और राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को बाहर निकल के फाड़े भी थे। तो आज वो राहुल गांधी लालू यादव के साथ गलमैया करते हुए हाथ पकड़कर खड़े। लालू यादव कौन है? चारा घोटाले में कन्विक्टेड है, केस नहीं चल रहा है, वो कन्विक्टेड है, और कन्विक्शन के बाद वो हेल्थ ग्राउंड्स पर बाहर आए हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने यह सुनिश्चित किया है कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत
जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसे उचित दंड दिया जाएगा और उस माध्यम पर सरकार ने सुनिश्चित किया है। प्रीति जी इसका जवाब दीजिए। और साथ ही देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रही थी, मोकामा को लेकर के सवाल उठा रही थी, लेकिन बाहुबलियों को तो टिकट आपने भी दिए हैं और एनडीए प्रत्याशियों से ज्यादा दिए हैं। ऐसे में कम से कम आपको बाहुबलियों को लेकर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। लालू यादव का तो पूरा परिवार वैसे ही है। अनंत सिंह सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ सामने है। दुलार चंद यादव जी की हत्या कर दी जाती है। क्रिमिनल के साथ देखिए, अभी केवल आरोप है, हमें प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद ये दोगुलापन, ये आप लोग देखिए, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। और रोजगार की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ कर रही हूँ कि पलायन रोकने के लिए रोजगार के स्रोत जो करने हैं उसके लिए पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में, उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरीज, 2 बड़े बिजली के कारखाने, 40,000 करोड़ प्रीति जी को सुन लेते हैं। अब प्रीति जी को सुन लेते हैं। प्रीति जी, बाहुबलियों को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछे थे, अब मोकामा सीट पे बार बार सवाल उठा रही है। अभी अनंत सिंह पर केवल आरोप है, तो मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाहुबलियों को लेकर जहां तक बात है, तो आपने तो एनडीए से ज्यादा बाहुबलियों को चुनाव में उतारा है। नहीं, अनंत सिंह बेल पर हैं, बेल पर आए हैं, एक और हत्या करते करवाते हैं और फिर कहने को जेल जाते हैं। और ललन सिंह वहां आकर के बयान देते हैं कि विरोधियों को तो निकलने भी मत देना वोट डालने के लिए। ये मोकामा की बात होगी और अनंत सिंह की बात होगी, दुलार चंद यादव की बात होगी, ललन सिंह की बात होगी, ये बात जरूर होगी। इसके बिना बिहार की बात हो ही नहीं सकती। तो बाहुबली का बात यहाँ सिर्फ नहीं है, यहाँ ये है कि बाहुबली को समर्थन किस तरह से बैठी हुई वहां की सरकार है वो किस तरह से दे रही है। आप ये मत भूलिए कि हॉस्पिटल में घुस के, अब आप सुन लीजिए, आपने बहुत बोला, हम सब ने सुना है, अब सुनिए आप सुनिए कि अस्पताल में घुस करके और वहां पर मर्डर होते हैं, महिलाएं कोई वहां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हुए हैं, रोज हर रोज अखबार की सुर्खियां थी, छोटी बच्चियों के गैंग रेप हो रहे थे। तो आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पर तो मुंह ही मत खोलिए, भाजपा की प्रवक्ता से मेरा निवेदन है। दूसरी बात, रोजगार की बात कर रहे हैं, मुकामा पे आते हैं कि बड़े बड़े वहां पर 50 साल की बात कर रही थी, इसके हवाला जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, मुकामा जंक्शन कभी सबसे बड़ा उसे कहा जाता था जंक्शन, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, सब बंद। क्या बड़ी कहानियां सुनने के लिए और ये फिरौतियों के जो कारखाने थे, ये बाटा की फैक्ट्री, यूनाइटेड ब्रूअरीज की फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री बंद है, ताला लगा हुआ है। गांव के गांव आज अंधकार में डूबे हैं, गांव के गांव आज खाली पड़े। हमारे पत्रकार महोदय ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया भी। प्रीति तो जी, देखिए, ज्यादा मुद्दों पर ना भटकते हुए दूसरे मुद्दों पर ना जाते हुए, आज मतदान चल रहे हैं तो मतदान पर बात करते हैं। प्रीति जी, ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, प्रीति जी, वोट डालने जा रही है और बिहार की जनता, यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले कि आज बिहार का कौन सा हिस्सा वोट डाल रहा है। आज जो हार्ट ऑफ बिहार है, तीनों जो आपका सीमांचल छोड़ दीजिए, इधर पूर्वांचल भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल जो हार्ट ऑफ बिहार है आज वो वोट दे रहा है फर्स्ट फेज में। चलिए प्रीति जी, एक सवाल मेरे मन में भी है, ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि महागठबंधन और ऐसे में अगर बात की जाए, प्रीति जी, एकदम हार्ट ऑफ बिहार जो फील कर रहा है, जो झेल रहा है, आज उस पर वोट है। हालांकि हम लोग ये बात नहीं भूल सकते कि यहाँ सरकार हिली मतलब केंद्र की सरकार हिली, तो जिस तरह से वोट चोरी करके हर जगह कर रहे ये लोग, वो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल प्रीति जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, तो एक सवाल आपसे मैं ये भी लेना चाहती हूँ कि बिहार में कांग्रेस की अगर बात करें, महागठबंधन, तो कांग्रेस सिमटी हुई क्यों नजर आ रही है? कम सीटें कांग्रेस को क्यों मिली है? पहले चरण में मात्र कांग्रेस के पास में 24 सीटें, वहीं अगर बात करें आरजेडी के पास में तो 73 है। देखिए, ये गठबंधन है और गठबंधन में बहुत से समीकरण बनते हैं जिसके बेसिस पे सीट डिक्लेयर होती है, लेकिन हमारे कैंडिडेट जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपका ध्यान आकर्षित करेंगे 2-3 सीट पर। 2 सीट पर हमारी महिला विधायक, एक सिटिंग विधायक और एक पूर्व में रही है जो पिछली बार सिर्फ 5000 सीट से, राजापाकर में हमारी प्रतिमा दास जी हैं। और मैं रुख करूंगी अब सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी का। राजीव जी, बिहार की पॉलिटिक्स और कानून व्यवस्था पर अभी आपने सुना होगा कि तमाम बातें हुई। ऐसे में अगर बात करें तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सेलिब्रिटीज को बनाया गया, जैसे कि एक नाम उसमें से मैथिली ठाकुर का ही ले लीजिए। और वो खुद आज सुबह जब उनका बयान सुना गया था तो कहा था कि मैं धीरे धीरे सीख रही हूं, इसे लेकर क्या कहेंगे?
मैं अपने दोनों जो प्रवक्ता बहने हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँ कि आप दोनों लोग से निवेदन है कि आप लोग जो भी अपने अपने शासनकाल के कार्यों को आप लोगों ने देखा है और झांक कर जो नजदीक से देख रहे हैं, तो अगर दोनों लोगों ने काम किया है, लेकिन दोनों लोगों का जो मैं ये देख रहा था अपना घोषणा पर, कि सभी लोग, कोई कहता है कि मैं 5 साल में 1 करोड़ को रोजगार दूंगा, कोई कहता है कि मैं हर घर से 1 को रोजगार दूंगा। ये क्या सरकारी रोजगार देना ये संभव है कि क्या हर घर से एक घर को आदमी को दिया जाए? और ये जो है 5 सालों के अंदर हम 1 करोड़ को रोजगार दे दें, ये थोड़ा मुझे एक दोनों लोग का एक घोषणा पत्र में देख रहा था, दोनों लोग की अपनी जो भी जिस नजरिया से क्या इनकी भविष्य की प्लानिंग है, किस तरीके से ये सरकारी रोजगार देंगे, क्योंकि जो है 50 साल का तो जो हम लोग देख रहे हैं इतना आसान नहीं है। सरकारी रोजगार, आप सरकारी रोजगार जोड़ सकते हैं किसी को सरकारी रोजगार इतना कैसे आप मुहैया करवाएंगे? मैं दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन सबसे पहले मुझे लगता है प्रीति जी को इसका जवाब देना क्या चाहिए। आपकी किस तरह की सोच है, जो कि आपने एक दोनों पार्टियां जो है लुभावन सा वहां की महिलाओं और बच्चों के बीच एक इस तरह का जो स्थिति फैला हुआ है कि साहब हमें सरकारी नौकरी मिलने वाली है, तो कोई भी चीज हम ऐसा कहें कि जो कि हम कर सकें हमारी सोच से। रही बात लॉ ऑर्डर का, कोई भी पार्टियां हो, चाहे एनडीए की हो यूपीए की हो, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए सबसे पहला आपको उस राज्य में रोजगार पर, उस राज्य में पलायन पर और आर्थिक रूप से बिहार की स्थिति इतनी पुराना राज्य होते हुए भी आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। ये दोनों प्रवक्ता बहने जान रही हैं बढ़िया से। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। वोट के लिए हम कुछ भी कर लें, चलिए ठीक है, वो इलेक्शन के बाद वो भी कितना कारगर होता है ये सभी हम लोग जानते हैं। तो हमारा मन एक विचार था कि आप कोई भी काम कहें लॉ ऑर्डर पर, लॉ ऑर्डर किसी की भी सरकार हो, वह 100% कोई भी इस चीज कहे कि मैं लॉ ऑर्डर संभाल लूंगा, पॉसिबल नहीं है। राजीव जी, लेकिन देखिए जो बात आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अभी भी जब प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जाते हैं, अमित शाह प्रचार करने के लिए आते हैं, यानी कि बीजेपी के जो भी स्टार प्रचारक वहां पर जाते हैं, वो आज भी ये याद दिला रहे हैं कि 20 साल पहले की स्थिति क्या थी, जंगल राज की तस्वीर क्या थी। यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसने ये देखा भी नहीं है कि जंगल राज क्या था, कैसा था, उसको भी याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जंगल राज में क्या होता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जंगल राज का मुद्दा 20 साल के बाद भी आज भी जिंदा है मतदाताओं के बीच में? एकदम। उसका रीजन ये है कि लोगों के हाथ खाली हैं। तो जब एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का, तो अगर हाथ खाली हैं, घर की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है, तो उनको एक ही चीज सोचता है कि किसी तरह से हम पैसा लावें, वह अच्छा कार्य से हो या बुरा कार्य से हो। तो अगर उन्हें पैसा मिलता है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि वर्तमान सरकार है शराबबंदी कर रखी है, लेकिन क्या आज जो हमारी प्रवक्ता बहन है बीजेपी की, वो बता सकती है कि बिहार में शराबबंदी है? नहीं। उसका हो क्या रहा है कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे पुलिस हो, उत्पाद विभाग हो, उनके सहयोग से, बॉर्डर के सहयोग से बिहार में शराब, ठीक है 100% नहीं, लेकिन 70 to 80% बिहार में शराब आ रहा है, बिक रहा है। तो ये महिलाओं के लिए एक लुभावन रहा कि साहब हमारे राज्य में शराबबंदी हो गया, तो इसलिए मतलब हमें वोट मिल जाए। लेकिन हमारा कहना है जो चीज आप कर रहे हैं, अब उससे आर्थिक इन्हें राज्य को बहुत लाभ नुकसान हुआ पिछले 10 सालों में, लेकिन
शराब का जो धंधा है वो आज भी चल रहा है, चाहे वो थाना फल फूल रहा है, इनका बिल्कुल उत्पाद राजीव विभाग जी, ये फल फूल तमाम रहा है। मुद्दे ऐसे हैं जो हर बार इलेक्शन में उठते हैं और इन मुद्दों को कहें तो ये मुद्दे ही रह जाते हैं क्योंकि अगले इलेक्शन में वापस उठते हैं क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाता है। वाणी जी का रुख करूंगी। वाणी जी, विकास के मुद्दे की अगर बात करें तो हर बार चर्चा की जाती है और कहते हैं कि विकास दिखता है, लेकिन बिहार में भी विकास दिखता है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था नहीं है। और विकास के किस मॉडल पर इस बार जो एनडीए है वो वोट मांग रही है जनता से? वाणी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यदि हम 20 वर्ष पहले का एक आंकलन करें बिहार का तो ये अति पिछड़ा था। उस वक्त जो लालू यादव और उनके परिवारों की जो सरकारें थी, जो ये महागड़बड़ गठबंधन के सहयोगी है राहुल जी, तो मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि यदि इन्हें मौका मिलता तो ये अपहरण, रंगदारी और हत्या जैसी भी मंत्रालय खोल के बैठ जाते। पर आज उस परिस्थिति से बिहार को निकाल कर कानून व्यवस्था को चुस्त चौबस करके हम जब आगे विकास की नींव रख रहे हैं तो हम सुनिश्चित कर रहे हैं पलायन रोकना, रोजगार देना। अभी आप बात कर रहे थे तो हम बहुत अलग माध्यमों से भी रोजगार दे, केवल सरकारी नौकरी से नहीं है रोजगार देना, जितने वहां इंडस्ट्री सेटअप होंगी वहां से रोजगार मिलेगा। एमएसएमईज है, कुटीर उद्योग है, कुछ मुझे लगता है स्वरोजगार के भी माध्यम इनसे बनते हैं और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ओर आकर्षित करना है। इसके साथ में महिलाओं को भी हमने समृद्धि की ओर लेके जाना है और चाहे लखपति दीदी हो, चाहे वो बहनें हो जिन्हें सीड फंड दिया जाए और ये ग्रुप्स बनाकर एनजीओज के माध्यम से अपने कुछ कुटीर उद्योग शुरू कर सकती हैं। हम जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी व्यावसायिक समूह बनाकर लगभग 10 लाख की सहायता देने के लिए ऐसे भी सुनिश्चित किया है। किसानों को भी सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपए, जब ये पूरा आंकलन करें तो लगभग 9,000 रुपए का लाभ प्रति वर्ष। अन्य जितनी योजनाएं हैं देश भर में किसानों के लिए चल रही वो सब यथास्थिति। हम समृद्ध किसान के तहत मत्स्य दुग्ध उत्पादन में भी हम जवाब को रखिएगा, ठीक है। और साथ में प्रीति जी आप भी जवाब ये दे दीजिएगा कि जो हर घर सरकारी नौकरी को लेकर के वादे किए जा रहे हैं और जैसा कि राजीव जी ने भी कहा था ये संभव कैसे है, और ये तो आपके मतदाता भी करना चाह रही हूँ। ठीक है वाणी जी, आपके पास में लौटेंगे। एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रश्न प्रीति जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वाणी जी। 30,000 रुपए इन्होंने 30,000 रुपए कहा है हर व्यक्ति को देंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था बिहार में कैसे लाएंगे ये? ठीक है प्रीति जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात वाणी जी यहाँ जो अभी कह रही है, अच्छा हुआ राजीव जी ने घोषणा पत्र का जिक्र किया तो आपको याद दिला दे वो पूरा जो विजुअल था कि जब एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी उन्हें दरअसल रखना चाहिए था 20 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया, जबकि 20 साल बाद भी ये 2 मिनट भी नहीं लगा खड़े होकर के घोषणा पत्र का केवल इस तरह से दिखाया उन्होंने और वहां से रवाना हो गए सारे नेता। क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपने पारदर्शिता के साथ आप झूठ बोलने का इतना साहस जब कर रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने खटाखट 8,000 रुपए जहां भी एनडीए की सरकार होगी बिहारियों से कहा जाता आप वहां जाके नौकरी करिए और शायद इसे ये कहना चाहती है कि बिहारियों को रोजगार देंगी। कौन सा फैक्ट्री खोला इन्होंने बिहार में 20 साल में, इन्हें ये बताना चाहिए। हाँ, अडानी को 1 रुपए में पूरा का पूरा जिला का जिला तमाम सबसे पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में 30-40 हजार करोड़ रुपए के कारखाने शुरू करने की अनुमति आपकी सरकारों ने दी थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जितने भी केरला, यहाँ पर सारे कांग्रेस सरकार अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि जनता इस बात को तय कर लेगी कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है और उन्हें नौकरी और रोजगार कौन देने वाला है। राजीव जी ठीक है, राजीव जी के पास भी चलते हैं। राजीव जी देखिए, चुनाव से ठीक पहले जो लुभावने कहीं ना कहीं वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जो कर दिखाया,
जिस तरीके से 1100 रुपए पेंशन कर दिया गया, 125 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया गया, इसके अलावा हमने देखा कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिए गए, इन सब का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि यदि आपको ये करना ही था तो चुनाव से ठीक पहले क्यों किया, और आरजेडी तो यहां तक कह रही है कि चुनाव के बाद में आपसे ये पैसे भी ले लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस दाव को किस तरीके से आप देखते हैं और चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? राजीव जी मैं बताते चलूं, देखिए ये जो चीज है महिलाओं को या गरीब तबका को जो बढ़ाने के लिए आज जो केंद्र सरकार का, अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाएं, ये हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी की एक सोच थी, जो आज जिस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोग बात करते हैं, आज जो बिहार में जो रोड की शुरुआत, ये सही बात है कि पिछले 20 सालों में बिहार में काफी रोड बने हैं, अच्छे फ्लाईओवर, शहरों में फ्लाईओवर बने हैं, और साथ में बच्चियों को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको किसी तरह से प्राइवेट रोजगार के साथ कम से कुछ एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास किया गया है, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि पहले ये लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस चीज को देखें कि वे कितना कारगर हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि शहरी क्षेत्र, चाहे वो पटना हो, भागलपुर हो, दरभंगा हो, आप वहां पर हवाई जहाज की सुविधा दे दें, रोड कॉरिडोर बना दे, अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से उस हवाई अड्डा पर दरभंगा हो, पटना हो या भागलपुर, जो भी आप पूर्णिया में आप बनाए हैं, तो उस ग्रामीण क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए, इस पर फोकस होनी चाहिए। राजीव जी, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं लुभावने वादे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरी कर दी, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों पे भी इसका असर पड़ेगा ना। और यदि सड़कें बनाई जा रही है, पुल बनाए जा रहे हैं, फ्री बिजली यदि दिया जा रहा है, तो इसका तो असर ग्रामीणों पे भी पड़ेगा। अब मैं वही बता रहा हूं कि जब आप ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ रहे हैं, तब तक पलायन वहां से हो चुका हुआ है, अभी भी गांव में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, उसको चाहे ये सरकार हो या पहले की सरकार हो। और लॉ ऑर्डर की जो स्थिति ये बता रहे हैं, दोनों सरकारें, लॉ ऑर्डर एक दूसरे को के दिया गया, ये भी माफियाओं को देते हैं, वो भी माफियाओं को देते हैं, दोनों देते हैं, इसमें ये डाउट नहीं है। अब उनकी मजबूरी भी है दोनों पार्टियों की देना, क्योंकि वे एक तरह से जो उस लाइन में आ जाता है तो निश्चित है कि उसके साथ उनके दबाव से, प्रभाव से, पैसे के मतलब एक संसाधन के कारण बहुत लोग उनसे जुड़ जाते हैं, तो उनका बेनिफिट भी मिल जाता है उनको। तो ये दोनों पार्टियों की मजबूरी है कि उस लोग को रखना है। लेकिन जो कुछ इस तरह का, उसमें मैं बताऊं कि जो पुराने अगर आप देखेंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, जो एक लाडली बहन योजना उन्होंने मध्य प्रदेश में लाया था, अगर आपको ध्यान होगा, तो उस समय से और भी जो छोटे छोटे राज्यों आए थे, उन लोगों को भी लगा कि बच्चियों को बढ़ाना चाहिए। एक मामा जी इसी बहाने शिवराज जी कहे भी जाते थे। तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा, झारखंड में भी देखेंगे एक मैया योजना, उसके बाद 2500 का लाया गया। ठीक है, हमारा कहना है कि ठीक है, आप उनको स्वावलंबी बनाइए, लेकिन उनको ये मत कीजिए कि वो एकदम उस पर डिपेंड रहे कि सरकारी पैसा ही आएगा, कि जैसे केंद्र सरकार ने कहा महिलाओं को मैं 10,000 दूंगा, तो उनको ऐसा डिपेंडेंट मत कर दीजिए, उनको एक परमानेंट ऐसा रोजगार। लेकिन राजीव जी, कहीं ना कहीं जब 10,000 रुपए दिए गए थे, ये कहा गया था कि रोजगार के लिए पैसे दें। और वाणी जी, कहीं ना कहीं जो सवाल राजीव जी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त कीजिए, सीड फंड है। हाँ, वो जो राजीव जी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट है कि ये एक सीड फंड है। 20-25 महिलाएं इकट्ठी होंगी, सीड फंड का उपयोग करेंगी सामूहिक रूप से, और कुटीर उद्योग शुरू करेंगी। पर मैं अब आपके माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता को भी एक जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि ये अध्ययन करके नहीं आई है आज। अदानी जी ने जिस प्रदेश में सबसे पहले बड़े बड़े निवेश रखे, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारी आपकी कांग्रेस की सरकारें थी तब,
उसके बाद सत्ता परिवर्तन आया है और वहां भाजपा की सरकारें हैं। वाणी जी, तो आप बिहार लोग पर ये बात करिए। दुष्प्रचार बिहार बिल्कुल भी में अभी कतई नहीं 1 कर रुपए सकते, में तमाम क्योंकि आम आप के लोग पेड़ के जानते हैं बगीचे दिए कि गए हैं आप अडानी लोगों की जी को, और करनी और असम में पत्नी भी में दिए इतना गए फर्क है। हैं। वाणी आप जी, लोग के बात जहां बिहार जहां की कांग्रेस करिए, के और सबसे शासित महत्वपूर्ण प्रदेश हम है यही कहना वहां चाह रहे आप हैं, लोग तुष्टिकरण का एक बहुत बड़ा हथियार लेकर काम करते हैं। कर्नाटक उसका जीवंत उदाहरण है। हो जाता आप है, लोगों ने और ओबीसी आज खाते फर्स्ट के टाइम जो वोटर लाभकारी है वो, योजनाओं के आप पैसे उसके थे हित वो की किस बात वर्ग करिए। विशेष को 20 दिए। साल पुरानी आपके बात हाथ आप करके हमेशा यहाँ पर धर्म बताना के क्या चाह आधार रही पर है? देश को अरे वो बांटने का हमारे काम करते युवा हैं साथी, और आप वो बच्चे, राजनीतिक वो मुद्दों में भी लड़कियां, इसी वो चलिए हथियार प्रीति का जी उपयोग फिलहाल करते ये हैं। बता बहुत दीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण 20 साल में है। इसे नकारा नहीं जा सकता कि तस्वीर नहीं बदली। बिहार की तस्वीर बिल्कुल बदली है। 20 साल में बिहार की तस्वीर प्रीति जी बिल्कुल बदली है। अब आप बता दीजिए कि महागठबंधन अगर सरकार में आता है विधानसभा चुनाव में, प्रीति जी देखना चाहती है, ये आपकी दूषित मानसिकता है जो कठपुतली ठीक है, एक एक करके अपनी चलिए बात रखते हैं, प्रीति जी एक एक मैं करके बात आपसे रखते हैं। प्रश्न करना चाहती हूँ। एक मिनट वाणी जी, वाणी जी एक प्रीति जी से प्रश्न छोटा सा। प्रीति जी आप कहिए कि है ना, अगर महागठबंधन विधानसभा चुनाव में आता है तो क्या कर लेंगे आप लोग? तो 10,000 की रेवड़ी बांट करके यदि आपको लगता है कि आप एक बार फिर से बिहारियों को ठग सकती है, बिहार चलिए की वाणी जी एक बच्चियों को मिनट ठग बस सकती है, एक छोटा सा बिहार की प्रश्न मेरा महिलाओं को ठग सकते प्रीति जी हैं, से। तो प्रीति जी ये एक मिनट आपका बस। बहुत बड़ा भ्रम है जो इस बार जरूर टूटेगा। ये बैसाखी है, हम सब ये बात जानते हैं कि चलिए बिहार ठीक को है बैसाखी प्रीति जी, कुर्सी की वो ठीक है आप तीसरी मान सीट रहे है हैं कि जो 20 साल में बिल्कुल कोई कमजोर विकास है। नहीं हुआ, अगर लेकिन वो इसे टूटी नकारा है, नहीं अगर जा वो सकता हिली, कि तो बिहार आपका की तस्वीर केंद्र का 20 साल में नहीं बदली है। प्रीति जी इसे सारी नकारा नहीं जा जुम्मेवारी चल सकता। रही है, रेवड़ियां बट रही है। ये 10,000 रेवड़ी जो है जिसे सीट फंड का नाम दे रहे 20 साल में आपको याद नहीं आया? ठीक एम चुनाव के पहले बांट करके आज प्रीति जी यदि ये रेवड़ी है तो ये वादा तो आप भी कर रही है ना, आप भी तो यही कह रही है कि आप भी वही बांटेंगी। सीट फंड दे के भी उनका बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। आप लोग 10,000 महिलाओं किसान बांटे गए सबके हैं पीठ में रेवड़ी। चूना अंतर है, भोंकते हैं। और अंतर मुझे है, ये 10,000 रेवड़ी यही तो अंतर है। आप वादे कर रहे हैं, उन्होंने कर दिखाया। क्या छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखा कि किस तरह से बिजली बिल आज हाफ वो योजना गलबैया को करके न केवल बैठे हुए बंद हैं किया साथ गया में। बल्कि तो एक सरकार आते आपराधिक ही तंत्र रेट के बढ़ाए व्यक्ति चले जा रहे हैं। राजनेता के जो साथ बिजली बिल जब वो पहले गठबंधन 1,000 करते हैं, 2,000 आता किस था, आइडियोलॉजी आज के तहत कर 4-5 रहे हैं? हजार का आने लगा है। तो ये है सच्चाई इस सरकार की। ये जुमला देते हैं, ये धोखा देते हैं, पर बिहारी इस भ्रम में इस बार फंसने वाले नहीं है। प्रीति जी आप कह रही रेवड़ी बांटा जा रहा है, लेकिन ये वादे तो आपने भी किए। आपने भी कहा था कि एक मुश्त हम 30,000 रुपए डाल देंगे, और राजीव जी मुझे लगता है कि बेहतर उसका जवाब दे पाएंगे। राजीव जी जिस तरीके से ये कह रही है कि रेवड़ी बांटा जा रहा है, भाई साहब नीतीश कुमार ने तो कर दिखाया, आप उसी को लेकर के वादे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, हम 30,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से वादे किए 35,000 रुपए हम कर देंगे। घोषणा पत्र में अगले 5 साल का प्रीति जी अब सुन लेते हैं, अब राजीव जी को सुन लेते हैं। हम बता रहे ठीक हैं है, इसमें अंतर है जी। मैं अपनी ये प्रीति बहन और वाणी बहन दोनों से निवेदन करूंगा कि हम लोग इसको आत्ममंथन करें। और रही बात, ये देखिए ठीक फैक्ट है। है। राजीव जी 20 आपके पास साल में में- लौटेंगे, और इस बीच जी। देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और पोस्ट में यह कहा है कि तवा से रोटी पलटनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर रोटी नहीं पलटती रहेगी तो रोटी जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। और देखिए ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, और यह पोस्ट इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि पहले चरण का मतदान चल रहा है, और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और यह कहा है कि 20 साल बहुत हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं युवा प्रतिनिधित्व आना चाहिए, युवा सरकार बननी चाहिए, और बिहार को तेजस्वी सरकार की आवश्यकता है। जिस तरीके से देखिए लगातार बिहार में चुनावी रण है, और अब सोशल मीडिया पर यहां पर लालू यादव ने जो पोस्ट किया है इसके मायने हम राजीव जी से समझते हैं। और राजीव जी देखिए लालू प्रसाद यादव ने यह कहा है कि 20 साल बहुत हो चुका है, और उन्होंने उदाहरण भी कमाल का दिया। यह कहा है कि तवा पे यदि एक ही साइड से रोटी आप सेकेंगे तो रोटी जल जाएगी, इसलिए रोटी को पलटते रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ वो एंटी इनकम वैसी नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए दोनों लोग एक साथ ही राजनीति में आए थे, चाहे लालू जी हो नीतीश जी।
रही बात लालू जी, हो सकता है वो अपना कार्यकाल देख के 20 साल जुड़े हों कि 20 साल में बदलाव हो जाना चाहिए, इसलिए दावा बदला जाना चाहिए। खैर अपनी जगह पर है। हमारा कहने के ये है कि दोनों पार्टियां इस चीज का पहले आत्ममंथन ये कर रहे होंगे, या करना भी चाहिए कि 20 साल पहले और अभी में बदलाव हुआ है, क्योंकि हम लोग भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं और हमें रोड और जो कुछ सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन भी 20 साल में बिहार का बहुत बढ़ गया है। हमारा कहने का इस चीज को आप देखिए, नो डाउट 20 साल में काम हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से काम होने चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ। और राजीव जी, जो बात आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे मैं अभी पढ़ रहा था, कमेंट भी लोग कर रहे हैं, और इस पोस्ट के कमेंट में कह रहे हैं कि रोटी की जो एक साइड है वो तो पहले से जल चुकी थी, इसलिए तो हमने रोटी के दूसरी साइड को पलटा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रीति जी को उसका जवाब देना चाहिए। प्रीति जी। जी जी जी। नहीं देखिए, हम फिर से कहेंगे, अगर 20 साल लेके आप बैठे रहना चाहते हैं, 20 साल का जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज आपका फर्स्ट टाइम वोटर है, आप उससे ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे जन्म से पहले, बिटिया रानी तुम्हारे जन्म से पहले, अरे ये क्या कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर बिहार के विकास की बात कर रहे हैं कि नानी दादी की कहानियां पढ़ने के लिए बैठे हैं? तो ये बात बिल्कुल बेमानी है। और रोटी पलटनी चाहिए, बिल्कुल, हम गृहिणी हैं, हम रोटी बनाते हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल सही कहा है लालू यादव जी ने कि अगर आपने रोटी को समय पर नहीं पलटा और समय पर तवा से उतार के उसे आग पर नहीं सेका, तो ना तो वो रोटी नरम बनेगी और जलेगी तो तय है एक तरफ से। वाणी जी, रोटी पलटी जाएगी इस बार बिहार में या फिर उसी साइड से सेका जाएगा और नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी? तो देखिए, जरूरी ये है बिल्कुल कि सरकार पलटनी, लोकतंत्र, ताकि मैं बोल पाऊं। कांग्रेस प्रवक्ता को शांत करिए, मेरी बारी है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी अपने वाक्य से बिल्कुल सार्थक कर दिया। मैंने कहा नो आइडियोलॉजी, इसलिए ये सार्थक हुआ क्योंकि राहुल गांधी एक कन्विक्टेड राजनेता लालू यादव के साथ जब खड़े होते हैं प्रचार में, तो ये सार्थक हो गया। दूसरी चीज, जो आपने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस राज्य में है, आप गिन लीजिए, आप देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, अगर आप सार्थक चर्चा चाहती हैं तो मैं चुप हो जाऊं। आपने एक एग्जाम्पल दिया तो साथ में अनंत सिंह का नाम लीजिए ना, बीच में तो नहीं तो मैं चुप हो जाऊं। आपने बार बार बीच में बोला है, आप अनंत सिंह से क्यों हट कर निकल रही है हर बार, कभी इधर कभी उधर? आप अनंत सिंह पर बात करिए, बात पूरी होने दीजिए। आप पहले अनंत सिंह आपके सवाल को मैं लेके जाता हूँ वाणी जी तक, ठीक है प्रीति जी, आपके सवाल को मैं वाणी जी तक लेके जाता हूँ। वाणी जी देखिए, आप सुशासन का दावा करती हैं और आप कह रही है कि जंगल राज को खत्म करिए। प्रीति जी, आप ही के सवाल को लेके जा रहा हूँ ना, सुन लीजिए। वाणी जी ये पूछ रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि सुशासन की सरकार है, जंगल राज दोबारा लौट आएगा। यदि ऐसी स्थिति है और आप जंगल राज को लेकर लोगों को डरा रही है कहीं ना कहीं, तो फिर क्यों एक बाहुबली को मोकामा से चुनाव में उतारा गया, जिस पे मर्डर के चार्ज हैं, उसको लेकर के प्रीति जी सवाल पूछ रही हैं और आप इसका जवाब दीजिए। जी, मेरा जवाब है, जो लॉ एंड कानून का जो दायरा है, अगर चार्जेस लगे हैं, वो चार्जेस इन्वेस्टिगेट होके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होंगे, जैसे लालू यादव के चार्जेस प्रूव हुए हैं और वो हेल्थ ग्राउंड्स पर बाहर हैं पेरोल पे। पर प्रीति जी ने जो अपने दावे किए हैं, वो चुनाव में अपनी पार्टी के स्क्रिप्ट लिख रही हैं, हार की स्क्रिप्ट है, अपनी पार्टी को शर्मसार कर रही हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर जिसके लिए भाई साहब बोल रहे थे, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कई जगह 3-3 बार सरकार बनी है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो एक आइवरी टावर हमने महिमा मंडल करके रखी हुई थी, वो हमारे विपक्ष के कुकारनामे यानी कि अकर्मण्य जो इनके व्यक्तित्व थे, उसको पर्दाफाश करता था। आज के परिदृश्य में उसके कोई चुनावी अहमियत नहीं है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर में भी प्रीति जी, जहां हम स्वाभाविक रूप से नहीं जीतते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन का सरकार है, सुशासन और गरीब कल्याण का आधार है। बहुत छोटा सा जवाब, चुनाव के बाद नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार में और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है
प्रीति जी ये देखिए, और प्रधानमंत्री भी ये कह चुके थे कि देखिए वैकेंसी नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी है, ये बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, ना तो केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी है, ना तो मुख्यमंत्री के लिए बिहार में वैकेंसी है। फिर बार बार आपकी तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार को चुनाव बाद मार्गदर्शन मंडल वाली बात तो खत्म ही हो गई। प्रीति जी आपकी तरफ से बार बार ये क्यों पूछा जा रहा है कि अगर बीजेपी की और एनडीए की जीत होती है तो यहाँ पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उनके परिवार को वाणी जी एक एक करके बोलते हैं। प्रीति जी पर मुझे लगता है अगर प्रीति जी ऐसे मुद्दे उठाएंगी वाणी जी को थोड़ा सा वाणी जी अपने परिवार है, सोनिया गांधी और उनका कुम्मा, इनको राजनीतिक संन्यास लेना पड़ेगा। साहस ही नहीं है इनमें। चलिए प्रीति जी 75 साल वाली बात में जुमला निकली इन लोगों की राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार की स्थिति इन लोग शुरुआत में तो वही कर दिए थे, ठीक जो उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के साथ किए कि वो अस्वस्थ है, उनका मानसिक स्थिति पूरा सोशल मीडिया पे इन्होंने भ्रम फैला दिया। फिर जैसे इनका इंटरनल सर्वे बताया कि डगमगा रहा है पूरा इलेक्शन, तो वापस से मजबूरी में नीतीश कुमार जी को इन्होंने जब सवाल तो आपने उठाया था राजीव जी, भी नाम ले लिया तब जाकर के इन्होंने मजबूरी में महागठबंधन की तरफ से उठाए गए थे। महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार फिट नहीं है। फिर कैसे संभव है कि 60 से ज्यादा रैलियां तो नीतीश कुमार ने भी कर दी अगर तेजस्वी यादव ने 80 से ज्यादा की? सोशल मीडिया पर बीजेपी ने ही फैलाया था कि ये फिट नहीं है। महागठबंधन ने सवाल उसी को उठाया, अपना सीएम डिक्लेयर किया और उनसे कहा अब आप करिए। मजबूरी में इन्होंने किया, इन्होंने पहले नहीं किया। इनका तो सिटिंग सीएम था ना, इन्हें पहले दिन से कहना चाहिए था कि हमारी सिटिंग सीएम ही रिपीट हो रहे हैं। इन्होंने मजबूरी में और दबाव में आकर के कहा, पहली बात। चलिए प्रीति जी आपको रोकना चाहूंगी, एक जो खबर है वो सामने आई है। प्रीति जी 1 मिनट। तो देखिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया है। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था और नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए। तेजस्वी यादव ने यहां पर लोगों से वोट डालने की अपील की है। तेजस्वी यादव की ओर से ये अपील की गई। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, तमाम मुद्दों के लिए, रोजगार के लिए वोट करिए। वोट की अपील यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से की गई है। तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वोट डालने की यहां पर उन्होंने अपील की है और लिखा कि बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, तमाम मुद्दों के लिए वोट करिए। ये पोस्ट यहां पर तेजस्वी यादव का सामने आया है जिसमें उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की है, वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही तमाम मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था, इसके साथ ही नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए। और इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का उत्साह नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और कहा है कि एनडीए को बिहार चुनाव में बहुमत मिलने जा रहा है। ये उन्होंने दावा किया है। सुबह 11:30 बजे अररिया में जनसभा करूंगा और देखिए दूसरे फेज को लेकर भी अभी से तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे में यानी कि अब से कुछ ही क्षणों बाद अररिया में जनसभा करने वाले और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे में भागलपुर में भी जनसभा के लिए प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो उत्सुक हैं, भागलपुर में भी जाएंगे और यहां पर भी जनसभा में वो यहां पर शामिल होने वाले हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार वासियों से चुनाव को लेकर के अपील की गई है और यह कहा है कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और आप कहीं ना कहीं निकलिए घरों से और मतदान कीजिए। इसी पे हम सवाल करते हैं राजीव जी। देखिए एक तरफ आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लोगों से ये अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए और बदलाव के लिए आप यहां पर मतदान कीजिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने ये कह दिया है, ये दावा किया है कि एनडीए की ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। और चुनाव वाले दिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया में भी जा रहे हैं, भागलपुर में भी जा रहे हैं। कितना असर इसका पड़ता है अगर सेकेंड फेज की तैयारी पहले फेज के मतदान वाले दिन भी हो जाए? देखिए ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है कि वे अपना जहाँ इलेक्शन होता है और आगे क्या करना है उसकी रणनीति तैयार करके वो अपना काम करते हैं और उनका जाना एक तरह से
उस क्षेत्र में उसका असर पड़ता है, इसमें नो डाउट। और ये अपना जैसे पहला फेज का यहाँ हो गया, तुरंत दूसरी फेज की तैयारी करते हैं। ये इस समय तक वेट नहीं करते हैं कि पहला फेज में क्या होगा उसकी समीक्षा करें तब दूसरे फेज जाए, ऐसा नहीं है। पहला फेज का चल रहा है, दूसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी क्वालिटी है जो हम लोग पिछले आज 12 साल से देख रहे हैं लगभग। ये 12 साल से जब गुजरात में थे तब पर भी जो हम लोग जान रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग दो पार्टियों की बात करें, एक उससे और तीसरी पार्टी जन स्वराज पार्टी भी है बिहार में। अब वो उसको भी बहुत ज्यादा हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी एक तरह से ये दोनों लोगों का 10% का वोट काट रहा है। मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि ये दोनों लोग के एक कार बिल्कुल बिल्कुल, और समय की भी थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल जी जी जी। तो अब उससे भी इनके वोट कितने प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो अपने एक ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। तो जो लोगों को उम्मीद है कि कुछ जो फॉरवर्ड वोट थे, एक तो पॉपुलेशन भी कम है, तो वे भी कुछ जन स्वराज या वहां पर कुछ उनके लोग कुछ वोट काटेंगे। तो अब सबसे जो बिल्कुल राजीव जी, अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ होंगे। इसके साथ कि बिहार से आप जुड़े, हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वाणी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और पार्टी अपने अपने तमाम मुद्दे उठा करके जो मैदान में उतरी है। तो देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएगा तो नतीजे क्या कुछ होंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बिहार की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।